नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में व्यंजन वर्ण देखेंगे। तो व्यंजन टोटल कितने तरह के हैं उन सभी को देखेंगे और ध्यान से समझिएगा। पूरी वीडियो में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आया और आपका एक भी क्वेश्चन इस व्यंजन वर्ण से नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इसे डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है। आपका सब कुछ याद हो जाएगा बिल्कुल ट्रिकी तरीके से, सिर्फ एक ही पेज पर आएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। सब कुछ ट्रिकी है, एक पेज पर, सिर्फ इस A4 साइज़ के पेज पर आ जाएगा। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कह दो या स्पर्शीय व्यंजन या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं, ये होता है का, खा, ठीक है, गा, घा और अंगा। ये बिंदु इसमें यहाँ होता है साइड में। ये का वर्ग भी कहते हैं इसे। का, चा, रहता है टा, रहता है ता, फिर पा। इसे कहते हैं का, चा, टा, ता, पा। का, चा, टा, ता, पा। चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इसके बाद देखिए ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, और दो रह जाते हैं द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। उन्हीं को कहते हैं ताड़नजात या द्विस्पष्ट व्यंजन। तो उनको भी लिख लेते हैं। ये होते हैं हमारे पास चार। कौन कौन से? ये होता है या, रा, ला और वाह। ये वाह है, ये बा है, ठीक है। तो या के बाद आता है हमारा, मतलब ये कौन है हमारे? ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनको लिख लेते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आ जाता है हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? शा, पेज पे राशा, षटकोण वाला, छोटा सा, सपेरा और हा, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम शा हा को कहते हैं हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होता है कषा, देखिए इसे छा नहीं पढ़ते हैं, कषा पढ़ते हैं इसे। कषा, त्रा, ज्या, ये होता है हमारा ज्या, और फिर श्रा। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। क्यों होते हैं ये संयुक्त व्यंजन? क्योंकि छा जो है वो किस किस से मिलकर बना है? का और शा से, ठीक है। त्रा बना है ता और रा से, और ज्या बना है जय और या से। ऐसे ही श्रा बना है श और रै से, ओके। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो से मिलकर बना है, क और श से, तय और रह से, जय और ये से, श और रै से। अच्छा, एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि कषा का स्थान किसके बाद है? अगर ये वर्णमाला में पूछ ले किसके बाद लिखा जाएगा ये, तो आप बोलना ये का है, का के बाद लिखा जाएगा कषा, यानी यहाँ इसके बाद आएगा उच्चारण स्थान या लिखने का स्थान इसका। त्रय ता है तो ता के बाद आएगा, देखिए इसके बाद यहाँ आएगा त्रय। जय आएगा जय के बाद, जय जहाँ भी है इसके बाद आएगा ज्ञानी। श्रेय यानी श्रमिक वाला, ओके। तो ये श के बाद आएगा, इसका उच्चारण स्थान श के बाद है। तो ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ओके। तो अब हम इनको बंद कर लेते हैं। अच्छा, दो और रह गए हैं अभी हमारे पास। दो कौन कौन से रह गए हैं? दो रह गए हैं द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन। द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन, देखिए उनको लिख लेते हैं। द्विगुण कह दो, इन्हीं को कहते हैं उच्छिष्ट, और इन्हीं को कहते हैं हम ताड़नजात। और इन्हीं का नाम है द्विस्पष्ट व्यंजन। द्विस्पष्ट व्यंजन, इतने सारे नाम हैं इसी के। और यह है कौन? ये है दो। यह है, एक है अड़ा और एक है अड़ा, अड़ा, ठीक है। तो
ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। तो अब इनको हम बंद कर लेते हैं बॉक्स में, ठीक है। ऐसे ही इनको अंतस्थ को बंद कर लेते हैं। ये रहे हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और ये संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और ये रहे हमारे द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये है संयुक्त व्यंजन, और ये वाले व्यंजन। ओके, तो ये इसका वर्गीकरण हो गया। अब देखिए इसके अंदर ही क्या होता है ना, ये जो चा छा जा झा या है, इसमें से चा छा जा झा इसको कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम स्पर्श संघर्षी। देखिए ये है स्पर्श व्यंजन, ये है ऊष्म संघर्षी, लेकिन इन चारों को चा, ये दोस्तों ये वाले चा छा जा झा यहाँ तक इनको नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और ये जो 5 देख रहे हैं आप अंत में हैं, इनको कहते हैं हम पंचमाक्षर, इनको नाम दिया जाता है पंचमाक्षर। ओके, इनको नाम दिया जाता है क्या, और इनको नाम क्या दिया जाता है, देखिए इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, और ये है पंचमाक्षर, और इन्हीं को कहते हैं हम अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन या अनुनासिक वर्ण। ठीक है, ये अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक वो होते हैं जिनके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। इनके उच्चारण में वायु नाक एवं मुख से, नाक एवं मुख दोनों से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण इनका, ताड़न जात भी हो गए हमारे। अब देखिए इसमें ही ये वर्ण आता है हमारा र, और एक होता है ल। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो देखिए हम र की भी बात कर लेते हैं और ल की भी बात कर लेते हैं। ल को कहते हैं हम पार्श्विक व्यंजन, और र को कहते हैं लुंठित और प्राकंपित व्यंजन। तो इसको लिख लेते हैं, पहले ल को लिख लेते हैं और फिर र को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं दोनों को। र है लुंठित और प्राकंपित व्यंजन, लुंठित, लुंठित कह दो या प्राकंपित, प्राकंपित व्यंजन। और ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ओके दोस्तों, अब इसी में रह गया है य और व। इस य और व को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ य और व, इन दोनों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अर्धस्वर, इन्हें कहते हैं अर्धस्वर। ये अर्धस्वर की कैटेगरी में आते हैं य और व। तो हमने इनका वर्गीकरण देख लिया। श को आप जानते हैं, कशत्र श्रय अड़ अड़। ओके, अब देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान के आधार पे वर्गीकरण कैसे होता है। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पे इसका वर्गीकरण कैसे होता है। अब हम यहां लिख लेते हैं उच्चारण स्थान। यानी कौन कहाँ से बोला जाता है, कंठ से किसे बोला जाता है, तालव्य से किसे बोला जाता है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो इनको हम फिर से, ये जो हमने लिखे थे ऊपर अभी, उनको हम फिर से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इनको ओके, देखिए तो यहाँ लिख लेते हैं हम इन्हें। ये है हमारा कंठ। पहले हम लिख लेते हैं का, इधर खा,
गा, घा और अंगा। ठीक है, इसके बाद चा, छा, जा, झा और या। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता, था, दा, धा और ना। इसके बाद पा, फा, बा, बाबा वाला बा है, भा और मा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन हो गए। अब आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये का वर्ग, इसको का वर्ग भी बोलते हैं। तो इसका उच्चारण होता है कंठ से। कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण होता है कंठ से। कंठ यानी, कंठ माने क्या होता है? कंठ माने होता है गला। इसका उच्चारण स्थान गले से होता है। ओके, इसके बाद आता है चावर्ग। चावर्ग होता है कंठ, तालव्य, सबको लिख देता हूँ मैं पहले, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं तालव्य। कंठ तालव्य कह दो या तालु कह दो, तो हम लिख देते हैं तालव्य। कंठ तालव्य, मूर्धा, दंत, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, तो ये हो गए इनका उच्चारण स्थान। तो ये जो वर्ग है कंठ से, ये वर्ग तालव्य से। चा वर्ग होता है उच्चारण स्थान तालव्य से। और तालव्य क्या होता है? तालव्य माने जो गले के, जो मुंह के अंदर ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें पिछले भाग से ये बोले जाते हैं। जैसे चा, आप बोलकर देखो, चा, छा, तो ऊपर लगेगी जीभ लेकिन पिछले भाग पे लगेगी। मूर्धा में जीभ ऊपर लगेगी लेकिन अगले भाग पे लगेगी, ऊपर के अगले भाग पे। दंत में जीभ दांतों पे लगती है, जैसे ता, दांतों पे लगती है। और ओष्ठ में होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान पा बोल के देखो तो ये होठ मिलेंगे, तो पा, फा, बा, भा, मा, ऐसे इनका उच्चारण होता है। अब इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं आगे। ओके, तो ये हो गए हमारे, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये हमारा उच्चारण स्थान के आधार पे हो गया इनका वर्गीकरण। ओके, इसको भी बंद कर दीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको बना लेते हैं इस तरीके से ताकि ये हमें और स्पष्ट दिखाई दे। ओके, तो ये वर्ग हो गया हमारा कंठ। इस ऐसे ही यहाँ पर जो कुछ और वर्ण जो रह गए हैं हमारे पास, जैसे ऊष्म संघर्षी हैं, ठीक है, अंतस्थ हैं, इनका उच्चारण भी तो देखना है हमें। ऊष्म संघर्षी का भी देखना है। ये संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान नहीं होता है। और ये द्विगुण और क्षिप्त, इनका उच्चारण भी स्थान देखेंगे कि कहाँ से होता है या नहीं होता है। तो इनका उच्चारण स्थान नहीं होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले हम लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में य, रे, ले, व। तो ये य, र, ले, व, ये रे, ये का उच्चारण स्थान तय से होता है, तालव्य से। तो इसको लिखेंगे ये, यहाँ इसको अलग पेन से लिख लेते हैं हम ताकि हमें ध्यान रहे थोड़ा सा। ये, रे और ले। व का उच्चारण स्थान इन पांचों में से नहीं होता है। ओके, तो ये, रे, ले, व का स्थान जो होता है वो इसमें नहीं होता है। उसका उच्चारण स्थान दंत्य ओष्ठ से होता है, उसे हम अलग लिख लेंगे। इसके बाद ऊष्म संघर्षी व्यंजन, यहाँ से शुरू करेंगे, शा, फिर पेज पर शा, फिर छोटा सा और फिर हा यहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे हा। इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये जो लाइन है पूरी ऊपर वाली, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि कंठ से उच्चारण स्थान किस किस का होता है व्यंजन में, हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो का, खा, गा, घा, अंगा और हा। ऐसे ही तालव्य में, तालव्य से किस किस का उच्चारण स्थान है, तालव्य से उच्चारण स्थान किस किस का होता है, तो ये इन सब का। ऐसे ही मूर्धा से किसका उच्चारण स्थान है, इसको बना लेते हैं। मूर्धा से टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ढा, अणा और रे और श। दंत से उच्चारण स्थान होता है तै, थे, दे, धे, ने और ले से। ओके, तो है को क्या बोलते हैं, है को लिख लेते हैं यहाँ। है को बोला जाता है काकल्य वर्ण। ओके, है को बोलते हैं
काकल्य वर्ण। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे, अब ये तो इनका उच्चारण स्थान हो गया। अब कुछ होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अच्छा, इसमें कुछ उच्चारण स्थान रह जाते हैं, हम उनको लिख लेते हैं। पहले इधर साइड में जगह है, यहाँ हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि 3 तरह के स्पर्श करके होते हैं, ओके, और कुछ संघर्षी होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन ये होते हैं 25। ये जो दिख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो हैं ये 25 होती है इनकी संख्या। तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ये जो होते हैं, ये हमने लिखा था, देखिए स्पर्श संघर्षी इनको कहते हैं, इनको च छ ज झ इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं च छ ज और झ। ओके, इसके बाद ऊष्म संघर्षी होते हैं। एक होते हैं ऊष्म संघर्षी, जिसमें वायु रगड़ के निकलती है बाहर, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी। और ये सभी होते हैं व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी होते हैं श, ये वाला श आता है पहले, और फिर श और है। तो ये हमारे हो गए संघर्षी, इनको भी अलग साइड में रख दीजिए। ओके, एक होते हैं हमारे पास दंत या वत्सर्य। दंत तो लिख लिया हमने, वत्सर्य लिख लेते हैं। तो वत्सर्य से उच्चारण स्थान किस किस का होता है? वत्सर्य से उच्चारण स्थान होता है न से ल रज, न से ल रज ज, ये फारसी है, ज फारसी वर्ण है ज। तो फारसी वर्ण होते हैं हमारे का खा गा, का खा गा जा फा, लेकिन हमें इसमें जा जो है जिसका उच्चारण स्थान वत्सर्य से होता है। ऐसे ही एक होता है दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ जिसका उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ से, दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ लिख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? दांत और ओष्ठ से जिनका उच्चारण स्थान होता है। तो ये होते हैं वा फा, वा और फा, ये नुक्ता वाला फा। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम लिख लेते हैं, आगे देख लेते हैं अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष। अब हम इनको समझेंगे, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो देखिए आगे और क्या होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं सघोष और अघोष को। आप जानते हैं अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको लिख दें 1, इसको लिख दें 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 नेम दे देते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो 3, 4, 5 होते हैं ना, 3, 4, 5 ये आते हैं हमारे सघोष की कैटेगरी में आते हैं। 3, 4, 5, तो 3, 4 और 5 इनको हम कहते हैं सघोष, इनको हम डालते हैं सघोष की कैटेगरी में डालते हैं। और ये जो 1 और 2 हैं इनको हम डालते हैं अघोष की कैटेगरी में। ठीक है, 1 और 2 को डालते हैं हम अघोष की कैटेगरी में। सही है, तो 3, 4, 5 तो हैं ही सघोष की कैटेगरी में। और इसके साथ होते हैं, देखिए जब भी एक कोड है यहाँ पे, ये ट्रिक है, जब भी आप 3 देखेंगे तो 3 को रिलेट करेंगे, 3 को रिलेट इस तरीके से 3 को रिलेट करेंगे हमेशा। 3 का मतलब आप समझेंगे, ट्रिक है ये। ओके, तो 3 का मतलब समझेंगे आप अंत से, अंतस्थ, अंतस्थ से रिलेट करेंगे। ओके, और ये जो 5 है, 5 इसको 5 को रिलेट करेंगे सभी स्वर से, सभी स्वर से रिलेट करना, सभी स्वर मानेंगे इसे। जब भी हम इसे लिखेंगे तो सभी स्वर और इसे अंतस्थ मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का मतलब क्या होता है मैंने अंतस्थ, इसका मतलब हो गया अंतस्थ भी आते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम अंतस्थ। ओके, अंतस्थ लिख देते हैं इधर। तो 5 का मतलब क्या हो गया हमारा? सभी स्वर, तो यहाँ स्वर लिख देते हैं। और 4 के नीचे लिख देते हैं हम द्विगुण, द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ओके, तो अंतस्थ तो जानते हैं आप कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ को लिख लेते हैं फिर अब हम यहाँ पे। अंतस्थ होते हैं हमारे य, र, ल और व। ठीक है, और द्विगुण होते हैं हमारे अडय और अडय, और एक आ जाता है हमारा है, काकल्य वर्ण। ओके, और सभी स्वर तो सभी स्वर आ ही गए इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सही है दोस्तों। तो अब इसको यहाँ से लाइन खींच देते हैं। 3 4 5 का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है। तो 3 4 5 अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और सभी स्वर, ये मिलाकर के बनते हैं हमारे सघोष। सघोष कह दो या सिर्फ घोष भी इन्हें कहा जाता है। तो सघोष या घोष का मतलब होता है जोर की गूंज। गूंज कैसी होनी चाहिए? जोर की गूंज, जैसे तेज से पुकारना, जैसे या, रा, ला, वा, अड़ा, अढ़ा। ओके, सभी स्वर तो आ गए जिसमें आ से लेके औ तक, बड़े औ तक। ठीक है, आ से लेके बड़े औ तक। अब ये जो 1 2 हैं ये आते हैं हमारे अघोष में, ये आते हैं अघोष में। अब कौन कौन होते हैं? ये होते हैं शय, दूसरा शय, और ये तीसरा शय भी इसी में आता है। ओके, इसमें का हा जो होता है ना ऊष्म संघर्षी वाला, ये इधर चला गया है, इधर सघोष में चला गया है। ठीक है, तो यह अड़े 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 है किस बार आ रहा है ना, है का साउंड आ रहा है ना, इसलिए। तो ये हो गए हमारे अघोष, इनको लिख लेते हैं हम अघोष। ओके, तो ये हो गए हमारे अघोष, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हैं सघोष और ये हैं अघोष। 1 2 भी इसमें है और शय भी है इसमें है। तो अगर अघोष पूछे कौन कौन होते हैं तो 1 2 और 1 2 मतलब का वर्ग। ओके, का वर्ग पूरा और खा वर्ग, ये हमारे अघोष होते हैं। और तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग, यानी ये वाला कॉलम, ये ऐसे कॉलम कहते हैं और ऐसे रो होती है। ओके, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आता है अघोष में, और तीसरा, चौथा, 5वां कॉलम आता है सघोष में। तो ये सघोष है, तीनों लाइनें, तीनों कॉलम, और साथ में अंतस्थ, द्विगुण और स्वर, ये सभी हमारे सघोष हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ओके, तो इसमें देखिए ये है 1 3 5, अब इसमें याद रखना 1 3 और 5, ये 5। ठीक है, तो 1 3 5 ये किस में आते हैं हमारे? ये आते हैं हमारे अल्प प्राण में। इसकी ट्रिक भी बहुत मज़ेदार है। देखिए अल्प प्राण, इसको लिख लीजिए इधर, अल्प प्राण, ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब कम वायु निकलना, कम वायु निकलना। ओके, तो 1 में हम रख लेते हैं, 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया अड़े, सड़क वाला, सड़क, अड़ा अड़ा। ओके, और 3 का मतलब क्या था? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। ओके, अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब इसमें ये आ गया हमारा 5 का मतलब सभी स्वर। ओके, तो ये संख्या हो गई हमारी 1 3 5 सभी स्वर और अंतस्थ, और ये तो ये 5, 1 का मतलब हो गया ये पाँचों, तो 5 ये 10, 5 15, 15 ये 1 16, 16 4 ये होते हैं 20, और सभी स्वर होते हैं सभी स्वर। ठीक है, कितना हो गया देखो, 20 हो गया ना, ये 20 हो गया टोटल। तो सभी स्वर होते हैं हमारे 11, तो कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 31। इनकी संख्या होती है 31, अल्प प्राणी की संख्या होती है 31। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं, लास्ट रह गया है हमारा, लास्ट हमारा रह गया है महाप्राण। ओके, महाप्राण को देख लेते हैं हम, वो होते हैं 2 और 4। ये लाइन हमारी 2 की आ रही है ना, तो इसको यहाँ रख लेते हैं 2 और 4, 2 और 4। 2 में हमारा आ जाता है 2 से ड ड ड ढ, जैसे 2 से बनता है ना ड, ये वाला। और 4 में आ जाते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी जानते हैं ना कौन कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी, सभी ऊष्म संघर्षी, जैसे शय 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 है, ये वाले तीनों शय और है, तो ये मिलकर बनते हैं हमारे महाप्राण। ओके, तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण और ये हो गए हमारे महाप्राण। महाप्राण की संख्या कम होती है, जिसमें वायु अधिक निकलती है, महाप्राण। इनकी संख्या होती है टोटल 15 और अल्प प्राण की संख्या होती है 31। तो ये था इसमें इनका कुल वर्गीकरण। ओके, आई होप आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।